नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज अपना भूगोल विषय का तीसरा अध्याय कक्षा 12 का जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो जैसा नाम से ही जाहिर होता है, मानव भूगोल का विषय है जनसंख्या, घनत्व, वितरण और वृद्धि, ये वाले अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या, बताओ जनसंख्या क्या है। जनसंख्या वह है जो एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय और एक निश्चित अवधि के दौरान जो लोगों की संख्या पाई जाती है जिस जगह पर, उसको जनसंख्या में शामिल करते हैं। जैसे अपने यहाँ जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। तो वो अब जनसंख्या वृद्धि को जब हम शामिल करेंगे तो जो दशकीय वृद्धि होती है वो जनसंख्या वृद्धि में शामिल करेंगे। इस जनसंख्या का जो फैलाव है वो वितरण में शामिल करेंगे। इस जनसंख्या का जो एक इकाई क्षेत्र के अंदर जो रहने वाली संख्या है उसको घनत्व में शामिल करेंगे अनुपातिक तौर पर। तो ये हुई जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि और एक निश्चित क्षेत्र में जो निवास करते हैं लोगों की संख्या जो होती हैं उसको जनसंख्या में शामिल करते हैं। अब जी वितरण, वितरण क्या है? वितरण कहते हैं फैलाव को, बिखराव को। ठीक है, वितरण का मतलब क्या है? फैलाव या बिखराव। बिखराव का अर्थ होता है कि एक इकाई कोई क्षेत्र है निश्चित, हमने जैसे नाप लिया, और उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या किस अवस्था में रह रही है, कितना बिखराव है, कितना क्षेत्र घेरे हुए है, वो सारा वितरण में शामिल करेंगे। घनत्व, घनत्व दरअसल में घनत्व का शाब्दिक अगर वैसे अर्थ देखें तो भार होता है, एक इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाला भार। वैसे यहाँ जब जनसंख्या घनत्व की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि क्षेत्र का अनुपातिक, जनसंख्या के संदर्भ में क्षेत्र का अनुपात कितना है कि एक इकाई वर्ग क्षेत्र के अंदर या एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या रह रही है, कितनी जनसंख्या के हिस्से में, कितने लोगों के हिस्से में कितना कितना क्षेत्र आ रहा है, अनुपात कितना है, वो जनसंख्या घनत्व में हम शामिल करेंगे। तो ये तो थी जनसंख्या, वितरण और घनत्व। वृद्धि, वृद्धि से मतलब मैंने आपको बताया जैसे साल के अंदर जो जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी होती है वो जनसंख्या वृद्धि में शामिल की जाती है। और जब 10 वर्षों से अपने जनगणना करते हैं तो जो दशकीय वृद्धि होती है, जो बढ़ोतरी होती है, उसको जनसंख्या वृद्धि में शामिल करते हैं। जो अनुपात में उसके ज़्यादा संख्या जो होती है लोगों की जितना बढ़ती है वो सारी जनसंख्या वृद्धि में शामिल करते हैं। तो ये थी जनसंख्या वृद्धि। अच्छा जी, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट है कि कुछ ही समय में जनसंख्या 2 गुना 3 गुना हो जाना, वो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें अपने अभी करेंगे आगे सारी, तो देखिएगा। अब अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव संसाधन के रूप में क्या करते हैं? मानव एक संसाधन के रूप में। अब जी मानव एक संसाधन कैसे है? मानव एक संसाधन, मानव संसाधन के रूप में कैसे? मैंने आपको जब भूगोल का बेस करवाया था तब भी मैंने ये बात बताई थी कि जो मानव है वो सारी जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे भूमि है, जल है, मिट्टी है, वनस्पति है, जीव जंतु है, खनिज हैं, सामाजिक स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थितियां हैं, है ना, आर्थिक स्थितियां हैं, ये सब के सब, जैसे कृषि है ना, जल की उपलब्धता है, या अन्य कोई भी क्षेत्र में कोई भी ऐसा सृष्टि के अंदर अपनी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चराचर जगत के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जा रही हैं जो मानव के जीवन में उपयोगी हैं, या मानव उन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है या मानव उसको उपयोगी बना रहा है, वो क्या है? संसाधन है। तो इसलिए मानव स्वयं एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इन सब वस्तुओं का उपभोग और उपयोग और उनको उपयोगी बनाने का काम कौन करता है? मानव करता है। तो इसलिए मानव एक सबसे बड़ा संसाधन है।
और संसाधन कभी भी होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। जैसे ये जो डस्टर है ये अगर उपयोगी नहीं है, अगर ये काम में नहीं आ रहा है तो ये संसाधन नहीं है, और अगर ये काम में ले रहे हैं, मानव जीवन में उपयोगी है कहीं ना कहीं, तो ये एक संसाधन है। इसी तरह मानव स्वयं भी सभी के उपयोग में आता है और मानव स्वयं भी उपयोग लेता है, इसलिए मानव सबसे बड़ा एक संसाधन है। ये बात ध्यान रखना, संसाधन कभी भी होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। जब तक कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होगी, कोई भी ऐसा जीव जंतु संसाधन नहीं होगा, कोई भी ऐसा खनिज संसाधन नहीं होगा, जब तक हम उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं या वो उपयोगी नहीं है या काम आने वाला नहीं है, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। इसलिए मानव इन सब का उपयोग करता है, मानव ही इनको बनाता है, और मानव स्वयं भी एक उपयोगी है, इसलिए मानव उपयोग में आता है सभी के साथ में, तो इसलिए मानव सबसे बड़ा एक संसाधन है। अतः मानव एक संसाधन के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं अपने जनसंख्या की। सबसे पहले वितरण की, जनसंख्या के वितरण, फैलाव की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ लिख रहा हूं मैं क्षेत्र और यहाँ लिख रहा हूं जनसंख्या। 80% भूभाग पर मात्र 20% जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की 80% भूभाग पर मात्र 20% जनसंख्या निवास करती है। पूरी पृथ्वी का 51,000 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर 51,000 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसमें आपको बताया था कि 71% भूभाग के ऊपर क्या है, जल है, और 29% भूभाग के ऊपर क्या है, थल है, स्थल है, जो ऊंचा उठा हुआ भाग है। महासागर ऐसे बने कि जब पृथ्वी जैसे जैसे ठंडा होना शुरू हुई, बारिश हुई, तो जो नीचे स्थान थे वो जलमग्न हो गए, और जो ऊंचे उठे हुए रह गए वो स्थल भाग के अंदर शामिल हो गए। तो 71% भूभाग के ऊपर क्या है, जल है, और ये 71% लगभग 36,000 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या है, पृथ्वी का टोटल क्षेत्रफल है, और 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो जलमग्न है, और 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो रहने योग्य है। और इस रहने योग्य का 80% भूभाग के ऊपर सिर्फ 20% जनसंख्या रहती है, और 20% भूभाग के ऊपर 80% जनसंख्या रहती है। देखो, एक असमंजस की स्थिति है, बहुत ही कम स्थान के ऊपर अत्यधिक जनसंख्या रहती है, और ये भी इस 80% के ऊपर समान रूप से नहीं है। इस 80% को अगर हम 100% मान लें तो इसका मात्र 90% भूभाग ऐसा है जिसके ऊपर सिर्फ 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% भूभाग ऐसा है जिस पर 90% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब कुछ ही स्थान के ऊपर अत्यधिक जमघट है, अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है, अत्यधिक जनसंख्या का जमाव है, और ये बिखरी हुई फैलाव वाली स्थिति में जनसंख्या कैसे नहीं है। जैसे ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं, मरुस्थलीय भाग हैं, या उष्ण या शुष्क या आर्द्र वाला उष्णीय प्रदेश है, उनके अंदर जनसंख्या नहीं है, ना के बराबर है। जैसे सारा का मरुस्थल है, कालाहारी का गर्म मरुस्थल है ना, ऐसे मरुस्थलों के अंदर जैसे थार का मरुस्थल है, कैलिफोर्निया का मरुस्थल है ना, विक्टोरिया का मान मरुस्थल है, इनके अंदर जनसंख्या बिखरी हुई अवस्था के अंदर, बहुत ही चित्रीय अवस्था के अंदर, और बहुत ही विरल जनसंख्या पाई जाती है, ना के बराबर है। ठीक है, और जैसे ऊंचे उठे हुए पर्वतीय भाग हैं, जैसे रॉकीज हैं, एंडीज पर्वत है, एटलस पर्वत है, यूराल पर्वत है, अपना माउंट एवरेस्ट वाला हिमालय पर्वत श्रेणी आ गई है ना, इन स्थानों के ऊपर भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती हैं। ऊंचे उठे हुए, जो बहुत ऊंचे उठे हुए भाग हैं, उनके ऊपर भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जहाँ सघन गहरी घनी वनस्पति पाई जाती हैं, है ना, वहाँ भी जनसंख्या ना के बराबर है, बहुत ही कम है। और जो क्षेत्र
उबड़ खाबड़ हैं या भूमिगत स्थिरता नहीं है या पानी की मात्रा में पर्याप्तता नहीं है, खनिज संसाधन नहीं है, ऐसे स्थानों के ऊपर भी जनसंख्या आपको बहुत कम मिलेगी। तो 90% भूभाग के ऊपर मात्र कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। और 10% भूभाग के ऊपर पूरे विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जो 10% भूभाग है उसके ऊपर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे क्या है जनसंख्या बिखरी हुई अवस्था के अंदर मिलती है। अब जी अगर अपने इसकी अधिकतम बात करें तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि 85% 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध, आपको विश्व का नक्शा बनाना आता है और अभी बनाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जनसंख्या का असमान वितरण है, कम जनसंख्या है, बहुत ही कम जनसंख्या है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर अत्यधिक है। 60% से अधिक जो जनसंख्या है वो अकेली एशिया महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, 60% से अधिक, ठीक है ना। और ये जो 85% जनसंख्या जो उत्तरी गोलार्ध में है वो उसकी लगभग 80% जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। कितने? देखो कुल टोटल जो जनसंख्या है, जैसे 100% मान ली हमने, तो उसका 85% भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और 60% से अधिक जनसंख्या इसकी एशिया महाद्वीप में है। जैसे चीन और भारत दोनों मिलाकर के 2.5 अरब जनसंख्या, 2.5 अरब जनसंख्या को लिए बैठे हैं, है ना। तो बहुत अत्यधिक जनसंख्या हो गई। इसके अलावा जो 80% जनसंख्या है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। बाकी स्थानों के ऊपर ना के बराबर है, बहुत ही विरल अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। इसमें भी एक बड़ा असमंजस है। 75% जनसंख्या, ये जो 100% जनसंख्या थी, इसकी 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर पाई जाती हैं। जो किनारे हैं ना महाद्वीपों के, उनके ऊपर पाई जाती है अत्यधिक, और विशेष करके पूर्वी किनारों के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। और ये जो जनसंख्या रहती है, जो 100%, जैसे 85% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। 60% जनसंख्या से अधिक एशिया महाद्वीप में है। 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 75% जनसंख्या किनारों ऊपर पाई जाती है। ये सारी जनसंख्या लगभग 500 मीटर जो धरातल से, जो जल स्थल से है, जो समुद्र की, जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है जो मापते हैं अपने, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों के ऊपर समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है, तो वो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई के ऊपर आपको जनसंख्या नहीं मिलेगी। बस इतनी ऊंचाई के ऊपर आपको, चाहे वो पर्वतीय भाग हो, पठारी भाग हो, मरुस्थलीय भाग हो, उनके ऊपर 500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में जनसंख्या नहीं है, ना के बराबर है। तो ये जनसंख्या का एक आंकड़ा है। 2001 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व के अंदर 613.71 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है, जो बढ़कर के 2013 के अंदर, 2013 की जनगणना के अनुसार 714 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 714 करोड़ जनसंख्या हो गई। तो इसका मतलब जनसंख्या 7 अरब से ऊपर हो गई, है ना। जो 6 अरब थी वो 7 अरब से ऊपर हो गई जनसंख्या बढ़कर के। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अब जी अपने एशिया की बात करें तो कुछ महाद्वीपों की बात करते हैं, कितनी कितनी जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में। 2013 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 372 करोड़, 372 करोड़ जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, यही अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके अंदर जनसंख्या 81.8 करोड़ पाई जाती है। अच्छा जी, यूरोप के अंदर एक झोल है, ये ध्यान रखना। यूरोप, जब यूरोप का नाम आएगा तो रूस के सहित, मतलब आपको बताया था कि यूरोप और एशिया दोनों को इकट्ठा किस नाम से पुकारते हैं? यूरेशिया।
ठीक है। तो रूस जो है राष्ट्र जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो इसलिए वो यूरेशिया महाद्वीप में आता है। तो इसके अंदर रूस सहित यूरोप महाद्वीप के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती हैं वो है 72.7 करोड़, 72.7 करोड़। अच्छा जी, अब इसके बाद में आपका जो ये यूरोप आ गया, फिर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर 49.4 करोड़, 49.4 करोड़। अच्छा जी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर 35 करोड़। और जो ओसेनिया महाद्वीप आपको बताया ही था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के जो द्वीप समूह हैं उनको मिलाकर के सबको संयुक्त रूप से एक नाम से पुकारते हैं, जैसे यूरेशिया बुलाते हैं यूरोप और एशिया को, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उसके पास के जो द्वीप समूह हैं उनको मिलाकर के ओसेनिया कहते हैं। उस ओसेनिया महाद्वीप के अंदर 3.1 करोड़ जनसंख्या है। तो इसका मतलब ओसेनिया महाद्वीप के अंदर ना के बराबर जनसंख्या है, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम इनको प्रतिशत में देखें, जैसे कुल कितने कितने प्रतिशत जनसंख्या है, ठीक है ना, ये थी ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप की जनसंख्या थी। तो यूएनओ की जो 2013 की रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो जनसंख्या का आंकड़ा अगर हम देखेंगे यूएनओ की अनुसार, तो एशिया महाद्वीप के अंदर 60.27%, 60.27%, ठीक है, जनसंख्या थी। 20 गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 15.41%, कुल प्रतिशत निकाला है जनसंख्या का। तो और यूरोप के अंदर रूस सहित वही बात आएगी, 10.37%, ठीक है ना। और अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 7.80%, और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो 5.62, और ओसेनिया महाद्वीप की बात करें तो 0.53%, मतलब आधा प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर। सिर्फ विश्व की कुल जो जनसंख्या है उसका मात्र आधा प्रतिशत भाग ओसेनिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसके अलावा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थे जनसंख्या के आंकड़े जो ध्यान में रखना आप। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया के अंदर कितने प्रतिशत है और कितने करोड़ जनसंख्या है, ये आपकी पुस्तक के अंदर भी बखूबी लिखे हुए हैं। बिल्कुल आप पुस्तक को पढ़िए। बार बार एक ही बात कहते हैं आपको, जो समझेगा तो अगर वो पढ़ कर के आया है घर से पुस्तक को और फिर वापस जा कर के पढ़ लेगा तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी और दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था जी जनसंख्या का अपना जो क्षेत्र है वो। अब इस जनसंख्या को कुछ समूहों में बांट दिया अलग अलग, जैसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है ना, उसके अलावा सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों 4 क्षेत्रों के अंदर बांटा। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपने सघन। सघन का मतलब अत्यधिक पास पास, बहुत ही कम क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या होना। और जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो महाद्वीपों के किनारे हैं उनके ऊपर जनसंख्या अत्यधिक आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो सघन जो जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनमें जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। एशिया का कौन कौन सा भाग आएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया का? जैसे चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है ना, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जैसे नेपाल है, ये सारे क्षेत्र किस में आएंगे? अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आएंगे, जिनमें अत्यधिक जनसंख्या सघन मात्रा के अंदर पाई जाती है। बहुत ही गहरी जनसंख्या है, कम स्थान के अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। यूरोप के अंदर जैसे ग्रेट ब्रिटेन है,
जर्मनी है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, इटली है, आयरलैंड है, डेनमार्क है ना, इन क्षेत्रों के अंदर। और पूर्वी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग के अंदर यूएसए का पूर्वी भाग और कनाडा का पूर्वी और उत्तरी भाग, ये जो क्षेत्र हैं इनके अंदर अत्यधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये जो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप आते हैं, इनके अंदर जो जनसंख्या बढ़ी है तीव्र गति से, वो 1779 के बाद। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति से उद्योगों को बढ़ावा मिला और उसके बाद में इनमें जनसंख्या में अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर वृद्धि हुई, और वो जनसंख्या की वृद्धि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर शामिल की जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, जो प्रदेशों में बांटेंगे हम इसको, तो 4 भागों में है। सघन जनसंख्या, अत्यधिक मतलब गहरी जनसंख्या है जहाँ पर बिल्कुल पास पास में है। सामान्य जनसंख्या जो विरल थोड़ी मध्यम फैलाव के अंदर है, मध्यम जनसंख्या क्षेत्र ज़्यादा है और उसके अंदर हिसाब से मध्यम जनसंख्या का आकार पाया जाता है। जैसे इसके अंदर क्या आता है, जैसे चिली तांबे के खनन के अंदर बहुत अग्रणी है। चिली जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का है, और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसके बिल्कुल साथ में इस तरह से यूं यहाँ पर जो विश्व का नक्शा आपको बनाना आता है, तो ये जो भाग है इस जगह पर ये जो चिली का क्षेत्र है ऐसे समांतर फैला हुआ है, जो तांबे के खनन के लिए माना जाता है। तो इसके अंदर क्या है, तांबे के खनन के कारण इसका जो चुकार्ड क्षेत्र और कामरा जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक जनसंख्या है। मतलब सामान्य जनसंख्या से जो होनी तो बिल्कुल कम चाहिए, क्योंकि एकदम अट्टा कामा मरुस्थल आ गया आगे और बराबर में फिर एंडीज पर्वत श्रृंखला आ गई, लेकिन तांबे के खनन के कारण यहाँ जनसंख्या अधिक है। इसी तरह से कनाडा का जो यूरेनियम शहर है, अब यूरेनियम की प्राप्ति होती है वहाँ पर। यूरेनियम एक आणविक पदार्थ है, ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, जिससे बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ना। उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, जो परमाणु बम बनाते हैं वो क्या है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के कारण आप तो नेगेटिव क्यों जाते हो, ऊर्जा का स्रोत मानो ना उसको, परमाणु विस्फोट क्यों मानते हो। तो इस प्रकार से ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के कारण यूरेनियम के खनन के कारण उस शहर का नाम ही यूरेनियम शहर रख दिया गया। तो वहाँ पर भी जनसंख्या अत्यधिक है। बाकी जो ऐसे कुछ स्थान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सोने की जो खाने हैं, स्वर्ण की जो खनन कार्य होता है, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अत्यधिक मिलती है, वो सामान्य जनसंख्या प्रदेशों में शामिल किए जाते हैं। जैसे कुलगार्डी है, कालगुरली है, ये जो सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन स्थानों के ऊपर जनसंख्या अधिक मिलती है। तो ये आ गई सामान्य जनसंख्या वाले। अब जी विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र क्या होंगे? विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, ये प्रदेश वो प्रदेश हैं जिनके अंदर जनसंख्या बहुत ही विरल अवस्था के अंदर है, बहुत ही ऐसी फैली हुई अवस्था के अंदर है जहाँ पर आर्थिक संसाधन भी कम है, जल की मात्रा भी कम मिलती हैं, भूमि भी उबड़ खाबड़ मिलती हैं। ऐसे स्थानों के ऊपर बहुत ही बिखराव लिए हुए जनसंख्या मिलती हैं, बहुत ही छितरी हुई अवस्था के अंदर जनसंख्या पाई जाती है। अब जी आता है लास्ट में जो अंतिम क्षेत्र प्रदेश आता है, वो है अति न्यून या कम, बहुत ही कम जनसंख्या वाले प्रदेश, अति न्यून या कम जनसंख्या वाले प्रदेश। अब वो प्रदेश कौन से हैं? वो प्रदेश वो हैं जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, बहुत ही अच्छा वनों से आच्छादित प्रदेश हैं, जिनमें गहरी वनस्पति पाई जाती है, सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता। या मरुस्थलीय प्रदेश आ गए, जैसे सहारा बताया, कालाहारी का मरुस्थल बताया, थार मरुस्थल बताया, है ना, इस तरह के मरुस्थलीय, विक्टोरिया का महान मरुस्थल बताया, कैलिफोर्निया का मरुस्थल बताया। इस तरह के मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर भी
अरब का मरुस्थल है जैसे, है ना, तो इन मरुस्थलीय भागों के अंदर भी जनसंख्या बहुत ही न्यून, या जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, बहुत ही बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या न्यून, बहुत ही कम जनसंख्या, बहुत ही विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब जी इन जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विश्वव्यापी अगर कारकों की बात करें तो अवस्थिति, कौन से अक्षांश के ऊपर, जैसे मैंने बताया ना 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में जनसंख्या अधिक मिलती है, बाकी अक्षांशों के अंदर जनसंख्या नहीं है, और दक्षिणी अक्षांशों के अंदर जनसंख्या बहुत ही ना के बराबर है, तो उनका रेशो आ रहा है ना, आधे प्रतिशत से भी कम है ओसेनिया महाद्वीप के अंदर जनसंख्या, क्योंकि स्थल भाग ही जो है विश्व के अंदर, जो स्थल भाग है वो अत्यधिक उत्तरी भाग के अंदर है, दक्षिणी भाग के अंदर स्थल भाग ही नहीं है, बहुत कम है। अफ्रीका महाद्वीप को एक को देख लो आप, जो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, उसका भी आधा भाग, आधे से भी कम भाग दक्षिणी भाग में आता है विश्व के, है ना, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसके बिल्कुल बीचों बीच काटती है, तो उसका भी आधा भाग, आधे से भी कम भाग क्षेत्र उसमें आता है। तो दक्षिणी भाग के अंदर क्षेत्रफल ही कम है, और कम होने के कारण जनसंख्या भी कम है, तो अवस्थिति इस चीज़ को प्रभावित करती है। जलवायु अगर कठोर हो, विषम हो, तो वहाँ जनसंख्या नहीं मिलेगी, और उत्तम लाभप्रद जलवायु हो, तो अच्छी जलवायु हो, तो वहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगी। धरातल उबड़ खाबड़ धरातल है, या पथरीला धरातल है, या बिल्कुल मरुस्थलीय दशाएं हैं, तो उसमें भी जनसंख्या आपको कम मिलेगी, जबकि समतल उपजाऊ भूमि होगी तो वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी। समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 मीटर से अधिक ऊंचाई समुद्र तल से जो है उसके ऊपर जनसंख्या निवास नहीं करती, वहाँ बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती हैं। अब जी प्रादेशिक अगर हम जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को देखें जो विश्वव्यापी थे, वो तो ये थे अवस्थिति, जलवायु, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई। और अब अगर अपने प्रादेशिक बात करें तो भूमि की बनावट कैसी है, उपजाऊ है या नहीं है ना, जल की आपूर्ति है या नहीं है, मिट्टी कैसी है, बालू मिट्टी है या वो दोमट मिट्टी है या काली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है या नहीं है, वनस्पति का आवरण कैसा है, कितना है ना, और खनिज संसाधन कितने मिलते हैं। खनिज संसाधनों के कारण भी जनसंख्या एकदम से बढ़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ मिले हैं, उन पेट्रोलियम पदार्थों का यहाँ निकालना प्रारंभ हुआ, और अब अगर रिफाइनरी और लग जाती हैं, शोधनशाला लग जाती हैं, तो फिर अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाएगी वहाँ पर, और जनसंख्या घनत्व भी बढ़ जाएगा उनका, है ना। तो इस प्रकार से ये जो खनिज संसाधन है वो भी बहुत प्रभाव डालते हैं। शक्ति के संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है ना, आणविक पदार्थ हैं जो जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, किसी को चलाया जा सकता है या जिसको ऊर्जा मिल सकती है, वो सारे संसाधन भी वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब जी सांस्कृतिक जो कारक हैं वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, विश्वव्यापी करते हैं, वैसे ही प्रादेशिक कारक भी प्रभावित करते हैं, वैसे ही सांस्कृतिक कारक करते हैं। जैसे आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति अगर उन्नत होगी तो वहाँ उस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति उन्नत होगी तो वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक होगी, और अगर आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं होगी तो वहाँ पर जनसंख्या नहीं होगी अत्यधिक, उसमें कमी आएगी, है ना। इसी प्रकार से जो उन्नति के स्तर हैं, कितनी उन्नति हो सकती हैं, कितनी प्रगति कर सकते हैं, संसाधनों के आधार पर हम उद्योग लगा सकते हैं, है ना, कृषि कार्य कर सकते हैं, उनमें कितना प्रगति कर सकते हैं, प्रोग्रेस कितनी हो सकती है, वो भी सारे के सारे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियां जहाँ सक्रिय होती हैं वहाँ जनसंख्या अत्यधिक अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उद्योग ज़्यादा लगेंगे, कृषि कार्य अच्छा होगा, जल की मात्रा पूरी मिल जाएगी, जल संसाधन आसानी से मिल जाएंगे, सुख सुविधाएं जो हैं, साधन है परिवहन के, और वो अच्छे तरह से मिल जाते हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं, कुछ व्यक्तियों को ये दिमाग में जची हुई होती है कि मुझे रहना ही यहाँ है, जाना ही नहीं है। कई आदमी जैसे देखते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं वो सब शहरों में रह रहे हैं, लेकिन जो माता पिता होते हैं उनके ये दिमाग में मनोवैज्ञानिक हो गया, साइको हो गई कि मुझे तो गांव में ही रहना है, मुझे नहीं जाना शहर में, है ना। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं। परिवहन के साधन जहाँ सुगमता से मिल जाते हैं, सरलता से मिल जाते हैं, वहाँ आपको देखते हो जो हाईवे निकलते हैं उनके पास में जो गांव लगते हैं उनमें वो बड़े गांव होते हैं और बड़ी जनसंख्या होती है ना, सघनता से होती हैं, और बाकियों में कम होते हैं क्योंकि वहाँ साधन आसानी से नहीं मिलते। व्यापार की गतिविधियाँ अगर सक्रिय हों तो वो भी, या बिल्कुल पास में बाजार लगता हो जहाँ क्रय भी किया जा सके और विक्रय भी किया जा सके, बेचा भी जा सके और खरीदा भी जा सके, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यापार भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसके अलावा आते हैं कुछ सामयिक कारण। सामयिक कारण के अंदर क्या होता है, जैसे बिल्कुल वर्तमान मुद्दे कह सकते हो, या सामयिक कारण का मतलब ये होता है कि जीवित, उदाहरण कह सकते हैं।
उनके अंदर क्या होता है कि जैसे वातावरण का अनुकूलन, वातावरण का अनुकूलन किस प्रकार से, जैसे मैंने बताया था आपको पीछे जो विचारधाराएं थी उनमें कि वातावरण कैसा है, अगर एक तो ये हो कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से, एक तो ऐसा वातावरण, और एक ऐसा हो कि कठोर वातावरण हो, तो वहाँ हम आसानी से नहीं रह सकते, तो वहाँ जनसंख्या आपको नहीं मिलेगी। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ रहने में कठिनाई आती है, तो वहाँ जनविहीन क्षेत्र है, वो बिल्कुल एकदम जनशून्य क्षेत्र है ना। तो ये, और निर्भरता, एक दूसरे की आत्मिक निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता कैसी हैं, साथी कैसे हैं वहाँ के, अड़ोस पड़ोस कैसा है, अपने इन चीज़ों को देखते हैं ना जब मकान बनाते हैं तो ये भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचना, सामाजिक मान्यताएं जैसे कई प्रकार के इस प्रकार के विचारधाराएं होती है कि अपने को वापस वहीं जाना है, कहीं भी काम करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, लेकिन वापस अपने मूल स्थान के ऊपर आकर के रहते हैं। तो ये सारी की सारी सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचनाएं भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो देखो, विश्वव्यापी कारक प्रभावित करते हैं जनसंख्या को, प्रादेशिक कारक प्रभावित करते हैं जनसंख्या को, सांस्कृतिक कारक जो हैं वो भी प्रभावित करते हैं जनसंख्या को, और सामाजिक जो सामायिक जो कारक हैं वो भी प्रभावित करते हैं जनसंख्या को। अब जी इसी आधार पर जनसंख्या के कुछ महासमूह बांटे गए, जिनके अंदर जनसंख्या के महासमूहों के अंदर 4 समूह विशेष रूप से शामिल किए हुए हैं। अब वो 4 समूह कौन कौन से हैं? नंबर 1 एशियाई, कौन सा? नंबर 1 एशियाई महाजन समूह है, एशियाई महाजन समूह है। अब इस जन समूह के अंदर क्या है, 10 डिग्री से 40 डिग्री, 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में रहने वाली जनसंख्या जो है वो सारी एशियाई महाजन समूह में आती है, जहाँ अत्यधिक जनसंख्या है। जैसे भारत और चीन के अंदर, दोनों के अंदर, भारत चीन के अंदर जो 2013 की जनगणना है उसके अनुसार 135.7 करोड़ जनसंख्या है अकेले चीन में, और भारत के अंदर 127, 2013 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। वैसे 2011 की जो जनगणना है भारत की उसके अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है भारत के अंदर, लेकिन 2013 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 127 दशमलव अपने जो जनगणना है वो 7 करोड़ जनसंख्या है। तो ये 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत अत्यधिक जनसंख्या लिए हुए हैं, पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है 2013 की जनगणना के अनुसार, है ना। तो अभी हो सकता है भारत आगे निकल जाए, बढ़ जाए जनसंख्या अत्यधिक, और अंकुश नहीं लग रहा है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो एशियाई महाजन समूह है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है एशियाई महाजन समूह वाला क्षेत्र वाला, ऐसा महाद्वीप क्षेत्र है जिसके अंदर 2% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर है, 2% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या की। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जैसे चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया के अंदर जैसे 24.8 करोड़ जनसंख्या निवास करती हैं, है ना। पाकिस्तान है, 19.1 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही हैं, और बांग्लादेश है 15.7 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है 2013 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। तो ये सारे जो 5 देश मिलकर के बहुत ज़्यादा जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यूरोपीय जनसमूह है, यूरोपीय जनसमूह है ना। अब ये जो जनसमूह है यूरोपीय जनसमूह है, इस जनसमूह के अंदर 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांश बोल रहा हूँ मैं आपको, उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो जनसंख्या पाई जाती हैं वो अत्यधिक जनसंख्या है। जैसे मान लो उनके अंदर जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक है। उसके अंदर जैसे रूस आ गया, है ना, 14.41 करोड़ जनसंख्या लिए हुए हैं। जर्मनी है 8.2 करोड़ जनसंख्या लिए हुए हैं। ग्रेट ब्रिटेन है 6.40 करोड़ जनसंख्या लिए हुए हैं। फ्रांस है 6.40 करोड़ जनसंख्या लिए हुए हैं, और इटली है 6 करोड़ जनसंख्या लिए हुए हैं। इसी प्रकार से अमेरिकी जनसमूह में, अब अमेरिकी जनसमूह में क्या है कि जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये पश्चिम आ गया, ये पूर्व आ गया। तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र का लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों का जो भाग है उसके अंदर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीकी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या बहुत ही कम है,
अफ्रीकी जनसमूह के अंदर। तो ये 4 जनसमूह बांटे हैं, क्योंकि वहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र आ गया, सहारा मरुस्थल आ गया, कालाहारी का मरुस्थल आ गया। ऐसे क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या नहीं हो सकती, तो बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। कुछ ही जगहों के ऊपर जैसे हीरे की खान है या सोने की खान है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जहाँ खनिज पदार्थ मिल रहे हैं सहजता से, वहाँ वेल्ड का पठार जो है उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या अत्यधिक मिल सकती है, दक्षिण अफ्रीका जो राष्ट्र है उसके अंदर। तो ये 4 जनसमूह थे, एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी जनसमूह। ओशिनिया महाद्वीप के अंदर जनसंख्या ना के बराबर है ही, ये चीज़ आपने देखी। तो ये था जनसंख्या का वितरण। अब अगले चैप्टर में अपने जनसंख्या घनत्व करेंगे इसी अध्याय का। थैंक यू।